अनेक विद्यार्थी जो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे थे लंबे समय से, ऐसे अनेक विद्यार्थी जो विभिन्न राज्य की सिविल जज की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे, वे सभी विद्यार्थी इस समय डिलेमा में हैं। अनेक विद्यार्थियों का मेरे पास कॉल आया, अनेक विद्यार्थियों ने कमेंट करके पूछा, मैसेज करके पूछा कि सर अब हमें क्या करना चाहिए, हमारी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, और अब क्या हमारी सारी पढ़ाई बेकार हो गई, क्या हमारे नोट्स रद्दी हो गए, क्या अब हमें नए सिरे से फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो इन सारी बातों को, इन सारी कंफ्यूजन्स को दूर करने के लिए आज का वीडियो है। हमारी क्लासेस में हम सभी लोगों ने सीआरपीसी को बहुत अच्छे से याद करवाया। आप सभी जितने मेरे विद्यार्थी हैं उन लोगों ने सीआरपीसी 37 अध्याय जिन लोगों ने मुझसे पढ़े, उन 37 अध्यायों को एक एक अध्याय आप लोगों को याद रहा, सीक्वेंस से याद रहा, इंटरेस्टिंग कहानी बनाकर मैंने आपको सीआरपीसी याद करवाया। इसी प्रकार हम लोग जब सीपीसी पढ़ रहे थे तो सीपीसी के 51 आदेश कैसे याद करेंगे सीक्वेंस से, उसकी भी एक शानदार कहानी बना के हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ाई की। 51 आदेश क्लास में सारे विद्यार्थियों को सीक्वेंस से याद आए। पर अब दिक्कत ये हो गई कि जब ऐसी स्थिति में पूरे जो देश के प्रमुख कानून है, यानी जो देश के जो आपराधिक कानून है, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, उनको जैसे ही बदलने की बात आई, अनेक विद्यार्थी बहुत डिलेमा में आ गए, अनेक विद्यार्थी चिंता में आ गए कि अब उन्हें ऐसा लगने लगा है कि अब तो सब खत्म हो गया। तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, जितने भी विद्यार्थी हैं, रत्ती भर भी घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं बदला है। आप ध्यान रखें, कंसेप्ट यानी अवधारणाएं नहीं बदली है, अवधारणाएं नहीं बदली है, सिर्फ अध्याय बदल चुके हैं, धाराएं रीशफलिंग हुई है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। कुछ नए कंसेप्ट जोड़े गए हैं वर्तमान की सामाजिक आवश्यकताओं को देखते हुए, टेक्नोलॉजिकली एडवांसमेंट को देखते हुए, और ब्रिटिशर छाप को हटाने को लेकर और भारतीय दर्शन की छाप जोड़ने को लेकर कुछ अमेंडमेंट हुए। सिर्फ इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी विधि विद्यार्थी हैं उन्हें खुश होना चाहिए कि ये बहुत अच्छा हुआ है। हमारे देश में भारतीय दर्शन के आधार पर न्यायिक व्यवस्था में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। हमारी संस्था न्यायाश्रय जो लंबे समय से इसकी मांग करती आई थी, अनेक पत्र मेरे द्वारा भी गृह मंत्रालय को भेजे गए थे, अनेक पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय को सुझाव भेजे गए थे, जिन पर मुझे प्रत्युत्तर भी प्राप्त हुए थे कि इस पे काम चल रहा है। तो न्यायाश्रय संस्था की मांग को भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, इसको पॉजिटिव वे में सभी विद्यार्थियों को लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग आज किन बातों की चर्चा करने वाले हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। क्या हमें फिर से पढ़ना होगा? सबसे पहला प्रश्न अनेक स्टूडेंट्स ने पूछा, क्या हमें फिर से पढ़ना होगा? तो सबसे पहले आप बात ध्यान रखें, जो आपने कॉन्सेप्ट कर रखे हैं, जो विषयों की तैयारी आपने कर रखी है, जो आपने बैरेक्ट और नोट्स बना रखे हैं, वो नोट्स बिल्कुल भी रद्दी नहीं हुए हैं। सिर्फ आपको नोट्स में नए कानून के अनुसार नया रीशफलिंग हुआ है, उसके चेंजेस आपको लाने हैं। तो सबसे पहले आपको फिर से पढ़ना होगा। तो लॉ के विद्यार्थी को तो निरंतर पढ़ना ही होता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है उस कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं होगा, सिर्फ धाराओं में परिवर्तन है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो क्या हमें फिर से पढ़ना होगा? तो निश्चित रूप से हमें सिर्फ जो धाराओं में जो परिवर्तन हुए हैं, जो नए अमेंडमेंट हुए हैं और जो नए परिवर्तन हुए हैं, उनको जरूर हमको एक बार पढ़ना होगा। क्या हमारे सारे नोट्स बेकार हो गए? अनेक विद्यार्थियों का यह भी क्वेश्चन था। तो बिल्कुल भी नहीं, आपके सारे नोट्स काम के हैं। आपके सारे नोट्स में सिर्फ आपको जब रीडिंग करेंगे तो उसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं, वो चेंजेस आपको नोटिंग करते रहना है। हमारी जो वापस न्यू बैचेस चालू होगी, उन न्यू बैचेस में आपको उस नोट्स में किस प्रकार से आपको चेंजेस करना है, वो सारी बातें आपको लिखने को मिलेगी। क्या सारी किताबें और बैरेक्ट रद्दी हो गए? बिल्कुल भी नहीं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बैरेक्ट जरूर आप नया ले लीजिएगा। बैरेक्ट जो नया बैरेक्ट जो है वो नई धाराओं के साथ है, इसलिए लेना है। बाकी आपका बैरेक्ट रद्दी नहीं हुआ है, आपके नोट्स रद्दी नहीं हुए, आपके ये सब काम के। अब हमें क्या करना चाहिए? तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए मैं शीघ्र ही 3-4 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी कैसे होनी चाहिए, उस पढ़ाई की स्ट्रेटेजी के बारे में अभी आने वाले कुछ समय में मैं कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करेंगे। उसके बाद आपका अनेक विद्यार्थियों का यह भी प्रश्न रहा कि अब हमें कौन सा एक्ट पढ़ना चाहिए। तो आप ध्यान रखिए, एक्ट तो आपको नया, जैसे अभी तो ये सारे बिल हैं, जैसे ये बिल संसद में पास हो जाएंगे, राष्ट्रपति जी की अनुमति मिल जाएगी, और जैसे ही नोटिफिकेशन में प्रकाशित होकर लागू हो जाएंगे तो एक्ट के अनुसार ही, नए यानी अपडेटेड एक्ट के अनुसार ही परीक्षा होगी। तो हमें तो नए एक्ट को ही पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पुराने एक्ट्स भी आपके पास रखे रहना चाहिए। धाराओं में परिवर्तन हुआ है, कंसेप्ट नहीं बदला है, धाराओं में परिवर्तन हुआ, ये बात विशेष रूप से आप ध्यान रखिएगा।
नोट्स को बिल्कुल भी बेकार नहीं हुए, जो आपके नोट्स हैं, जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, वो बिल्कुल भी बेकार नहीं हुए हैं। उसमें आपको क्या क्या थोड़ा सा अलग पेन से या मार्कर से कुछ नई चीजें ऐड ऑन करनी होगी, बस ये आपको ध्यान रखना है। अब यदि हम बात करें जैसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की जगह अब जो प्रपोज्ड है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो इसमें थोड़ा सा आप चेंजेस देखिए। जैसे हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। मेरे अनेक विद्यार्थियों को मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ाया था, आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया था। एक एक धारा, एक एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद होंगे। 11 के 11 चैप्टर्स। रिलेवेंसी जब हम लोगों ने पढ़ी थी 5 से लेकर 55 तक, तो रिलेवेंसी को समझाने के लिए मैंने एक बहुत अच्छी कहानी बताई थी। उस कहानी के अनुसार आपको एक एक धारा याद हो गई थी 5 से लेकर 55 तक, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट का सबसे बड़ा चैप्टर ही रिलेवेंसी था। अब चूंकि इंडियन एविडेंस एक्ट को देखें तो जो प्रपोज्ड है, जो प्रस्तावित है, वो है भारतीय साक्ष्य बिल 2023 की। यदि हम बात करें तो इसमें क्या कंपैरिजन है, जरा इस कंपैरिजन को समझ लेते हैं। तो इंडियन एविडेंस एक्ट के जो प्रोविजंस हैं वे ही प्रोविजंस इसमें भी हैं, लेकिन कुछ बातों को चेंज किया गया है, कुछ बातों को जोड़ा है और कुछ बातों को रिपील किया गया है, लेकिन धाराओं की रीशफलिंग हो गई है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के प्रोविजन और इंडियन एविडेंस बिल 2023 के प्रोविजन का कंपैरिजन चार्ट को यदि आप देखें तो आप लोगों ने धारा 5 पढ़ी थी कि वही फैक्ट्स रिलेवेंट, यानी वही एविडेंस दिए जाएंगे जो रिलेवेंट और फैक्टिंग इशू से कनेक्टेड हो। ये की यही बात धारा 5 की बात धारा 3 बोल रही है। धारा 9 में हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन परेड या ऐसे फैक्ट जो किसी को एक्सप्लेन करते हैं या किसी चीज की पुष्टि करते हैं, वो वाले फैक्ट जो पढ़े थे, आइडेंटिफिकेशन परेड, शिनाख्त परेड, वही सारी बातें अब धारा 7 में आपको देखनी है। एलईबी का सिद्धांत जो हम लोगों ने पढ़ा था, अन्यत्र होने का अभिभाग, वे तथ्य जो यूं तो सुसंगत नहीं है, जो सुसंगत हो जाते हैं, यही वाला फैक्ट आपको अब धारा 9 में देखना है। 17 में एडमिशन की परिभाषा। अब एडमिशन की परिभाषा वो की वही होती है, यूनिवर्सल होती है, कोई परिवर्तन परिभाषा में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। धारा 17 की जगह आपको धारा 15 देखनी है। डाइंग डिक्लेरेशन जो आप लोगों ने 32 में देखा था, डाइंग डिक्लेरेशन या ऐसे लोगों के कथन जो मिल नहीं सकते, जो खो गए हैं, वही सारी बातें धारा 26 में। वही 8 क्लॉज हैं जो आपने 8 क्लॉज पढ़े थे, वो के वही 8 क्लॉज है, कोई घबराने वाली इसमें भी बात नहीं है। 45 में विशेषज्ञ साक्षी, एक्सपर्ट एविडेंस जो है, अब वो धारा 39 में आ जाएगा। धारा 60 में हम लोगों ने पढ़ा था कि ओरल एविडेंस प्रत्यक्ष दशा में प्रत्यक्ष होना चाहिए, ये की यही बात अब धारा 55 कह रही है। 91 में मौखिक साक्ष्यों का अपवर्जन था कि मौखिक साक्ष्य का एक्सक्लूजन बताया गया था, वो की वही बात धारा 94 में आपको देखने को मिलेगी। 101 में हम लोगों ने बर्डन ऑफ प्रूफ पढ़ा था, सबूत का भार या साबित करने का भार, वो आपको अब 104 में देखने को मिलेगा। 115 में जो विबंधन यानी स्टोपल का सिद्धांत आप लोगों ने देखा था, वो स्टोपल का सिद्धांत 121 में है। और इसी प्रकार सूचक प्रश्न जो 141 में हम लोगों ने पढ़े थे, ऐसे प्रश्न जो उत्तर सुझाते हैं, सूचक प्रश्न, ये सब आपको देखने को मिलेंगे 146 में। तो अल्टीमेटली कोई नई बात नहीं है, बहुत आमूलचूल परिवर्तन हुए हैं और कुछ नए कंसेप्ट जोड़े गए हैं, कुछ हटाए गए हैं। जो जोड़े गए हैं उसके पीछे क्या मंशा थी और जो हटाए गए उसके पीछे क्या मंशा थी, ये सारी बातें हम लोग लेक्चर्स में समझेंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। अब आप लोगों का कंफ्यूजन दूर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।